जिस दिन से ये संविधान बना है उसी दिन से ये संविधान खतरे में है। ना ये पढ़े ना नौकरी में जाए। क्यों? यही वो लोग हैं जो सत्ता परिवर्तन के लिए और सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर ये रहेंगे तो सत्ता परिवर्तन का और सामाजिक परिवर्तन का पहिया घूमता रहेगा। ट्रेंड सेना ही हरा सकती है, अनट्रेंड सेना कभी भी युद्ध को नहीं जीत सकती, चाहे उसकी संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो। उदाहरण तुम्हारे सामने है, विदेश से लोग आक्रमण आए और थोड़े थोड़े मुट्ठी भर सैनिक लेकर के आए, जो ट्रेंड थे, कैंडाइज थे, और बड़ी बड़ी सेना को हरा करके चले। जब तक इस देश में साहब कांशीराम के तर्ज का व्यक्ति साहब कांशीराम के रास्ते पे चलकर साहब कांशीराम का सपना पूरा नहीं करेगा, तब तक ये संविधान खतरे में ही बना रहेगा। और उनसे अनुरोध है कि सम्मान के बाद वो अपनी बात रखें। मान्यवर जयप्रकाश जी, जो हमारे पूर्व बहुजन समाज पार्टी के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरे देश में से काफ़ी राज्यों से पहुंचे हुए सभी इंटेलेक्चुअल साथियों, सभी महापुरुषों को नमन करते हुए जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए काम किया। साथियों, मैं 5-10 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। विषय बहुत गंभीर है, ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं थी। ये वही अधिवेशन है जिनका जिक्र आप कभी मूवमेंट की किताब पढ़ते समय सुनते होंगे कि बाबा साहब ने अधिवेशन किया, फला नेता ने अधिवेशन किया। इतने ही लोग होते हैं अधिवेशन में, क्योंकि समाज के बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल लोगों का कार्यक्रम होता है। तमाम संगठनों के प्रतिनिधि साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपने जो संचालक महोदय है उन्होंने एक बात कही, उसी पर मैं अपनी बात कहूँगा। काम की बात रहेगी, आपसे निवेदन है। उन्होंने कहा कि समाधान देकर के जाना है आपको। अधिवेशन बुद्धिजीवी लोगों का बुलाया गया है, तो समाधान अगर हम नहीं निकाल पाते हैं तो फिर अधिवेशन को करने का कोई औचित्य नहीं। बुद्धिजीवी भी अगर समाधान ना निकाल पाए तो फिर कौन निकालेगा? बाबा साहब के रेफरेंस में 1-2 मिनट में अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। बाबा साहब ने कहा था, जब समाज संकट में फंस जाए तो समझ जाना बुद्धिजीवी वर्ग सही दिशा में काम नहीं कर रहा है। अगर समाज का बुद्धिजीवी वर्ग सही दिशा में काम कर रहा होता तो समाज संकट में फंसता ही नहीं। तो बड़ी गंभीर चुनौती है आपके लिए। समाधान बात कही, प्रॉब्लम आपके बीच में रख दें। प्रॉब्लम क्या है? आज संविधान खतरे में है। संविधान सुरक्षा का मतलब इंडिकेट करता है कि संविधान खतरे में है। खतरे का कारण है, क्यों समझ लीजिए आरती जी, खतरे का कारण है, बिना कारण तो दुनिया में कुछ नहीं है, बुद्ध ने भी कहा। और
इस संविधान को खतरा आज से नहीं है, जिस दिन से ये संविधान बना है उसी दिन से ये संविधान खतरे में है। क्यों सर? यस राइट। ये तो ऐसे है जैसे कुछ समाज में पैदा होने वाला बच्चा पहले दिन से ही संघर्ष उसके हिस्से में आ जाता है। जिस दिन ये 1950 26 जनवरी को भारत के संविधान के रूप में पैदा होकर के लागू हुआ, उस दिन से अगले दिन से ही ये खतरे में चला गया था, खतरे में चला गया था। और ये बना कैसे आपको मालूम है? अगर अंग्रेजों का इंटरफेयर, अंग्रेजों का हस्तक्षेप आज़ादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद भी अगर अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं होता तो भारत में इस संविधान का निर्माण भी नहीं हुआ। इसकी तो कोख में, मां की कोख में ही इसको संघर्ष मिला। क्यों साहब? ये तो बनते समय ही संघर्ष में चला गया था, और जब ये अस्तित्व में आया, दुनिया में आया, पहली सांस ली, उसी दिन से ये संविधान खतरे से ही जूझ रहा है। और 70 साल इस खतरे को टालता यहाँ तक तुमको लेकर के आया, और ये सचेत करता रहा कि मुझको मानने वाले लोगों, अगर बचा सकते हो तो बचा लो, और नहीं बचा पाए तो इससे अच्छा मौका तुम्हें इस धरती पे कभी जिंदगी में नहीं। ये कैसे खतरे में था? इसके लिए बाबा साहब ने 2 लाइन लिखी, बताई संविधान सभा में, संविधान को सौंपते हुए भी बताई। इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्या ऐसा कोई भी कानून, कारण क्या है खतरे का, ये समझना है। बुद्ध ने कहा दुख है, दुख का कारण है, बिना कारण के कुछ है ही नहीं। संविधान खतरे में कारण क्या है? बाबा साहब को क्यों बताते कि खतरे में रहेगा? इसके लिए बाबा साहब ने कहा, पूरी दुनिया के लिए कहा, ऐसा कोई भी कानून जो उस देश की सामाजिक व्यवस्था का विरोध करता हो, वो कानून ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता। ऐसा कोई भी कानून, वो तो कानून का बात है, ग्रांड नॉर्म, ऐसा कोई भी कानून जो अपने देश की सामाजिक व्यवस्था का विरोध करता हो, वो कानून ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। बड़ी गहरी बात। और भारत देश का संविधान, भारत देश की सामाजिक व्यवस्था का दिन प्रतिदिन, इसका मतलब भारत का संविधान के लिए एक ही रास्ता है कि या तो भारत के संविधान को बदल जाने दो, या इस सामाजिक व्यवस्था में। ये किसका कनेक्ट यहाँ हो रहा है? आगे कहा इसी क्लास में बाबा साहब, राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ, they are not protected by the social and moral conscience. Rights are not protected by law. अधिकारों की रक्षा कानून से नहीं होती। They are protected by the social and moral conscience. इस समाज में परिवर्तन
परिवर्तन के लिए इस देश में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा संगठन काम कर रहे हैं। बाकी जिसमें से 1000 को इकट्ठा करने की आपने कवायद शुरू की है। अब साथियों, मैं ब्रीफ करूँगा, मैं ज़्यादा समय आपका ले रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ब्रीफ करूँगा। अब ये देखना है, अभी इन्होंने एक बात चल रही थी उपवर्गीकरण की, याद रखना, जाकर के हमको समाज के बीच में रखना। ऐसे समाज में उपवर्गीकरण, क्रीमी लेयर का मतलब ये कतई नहीं है कि चमार बिरादरी को गैर चमार से अलग किया जाए, महार बिरादरी को गैर महार से अलग किया जाए। ये तो उन लोगों को जो लोग मेंटली तैयार हो चुके हैं, जो सामाजिक परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन के लिए प्रयासरत हैं, जो अवेयर लोग हैं, जो समाज को तैयार कर रहे हैं, उनको क्रीमी लेयर का नाम दे करके आउट कर ना ये पढ़े ना नौकरी में जाए। क्यों? यही वो लोग हैं जो सत्ता परिवर्तन के लिए और सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर ये रहेंगे तो सत्ता परिवर्तन का और सामाजिक परिवर्तन का पहिया घूमता रहेगा। ये उसका एक परिणाम आप लोगों के सामने है। अब मैं बात को ब्रीफ करते हुए, बात को कंक्लूड करते हुए, जो रिसर्च की मेथोडोलॉजी है, मैंने प्रॉब्लम आपने दी, मैंने आपको कारण बताया, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, डाटा मैंने आपके बीच में रखा। अब मैं जाता हूँ, एनालिसिस मैंने आपके बीच में करी, अब मैं जाता हूँ निष्कर्ष की तरफ। जब तक इस देश में साहब कांशीराम के तर्ज का व्यक्ति साहब कांशीराम के रास्ते पे चलकर साहब कांशीराम का सपना पूरा नहीं करेगा, तब तक ये संविधान खतरे में ही बना रहेगा। तर्ज बताता हूँ, मार्ग बताता हूँ, उद्देश्य बताता हूँ, बात को खत्म। परमानेंट सॉल्यूशन तो सामाजिक परिवर्तन है, लेकिन उसका साधन सत्ता परिवर्तन। साहब कांशीराम का तर्ज का व्यक्ति का मतलब साहब कांशीराम को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने वाला, गृह त्यागी हो, अविवाहित हो, धन संचय करने की उसके अंदर 30% ना हो। धन बहुत खराब चीज है इस मूवमेंट के लिए, धन संचय बहुत खराब चीज है। शादी होगी, बच्चे होंगे, आसक्ति आएगी ही आएगी। आप अपनी वाइफ को डिनाई कर सकते हो, अपने माँ बाप को डिनाई कर सकते हो, लेकिन अपनी औलाद के लिए आप अच्छे से अच्छा स्कूल ढूंढोगे, अच्छे से अच्छी कोठी ढूंढोगे, किराए पे रहोगे तो मकान मालिक बनना चाहोगे, मकान होगा तो कोठी वाला बनाना चाहोगे, कोठी होगी तो फार्म हाउस वाला चाहोगे कि अपने बच्चे को बना के जाऊं, फार्म हाउस आओगे तो फैक्ट्री वाला बनाना चाहोगे, और फैक्ट्री वाले बन जाओगे तो अंबानी अडानी को भी पीछे छोड़ने की चाहत होगी कि मैं अपने बच्चे के शादी में मैं भी 50, 100, 1000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। यहीं से शुरू होता है। इसीलिए जैसा हमारे साहब ने भी बताया कि सब लोगों ने घर छोड़ा, साहब कांशीराम ने पहले छोड़ दिया। ये आप देखना। दूसरी बात, ये साहब की तर्ज बताई मैंने, साहब की वो मार्ग क्या था, कैडर बेस्ड आपको फौज तैयार करनी पड़ेगी। हाँ, हुआ नहीं, बहुत सारे लोग नहीं,
ट्रेंड सेना ही हरा सकती है, अनट्रेंड सेना कभी भी युद्ध को नहीं जीत सकती, चाहे उसकी संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो। उदाहरण तुम्हारे सामने है, विदेश से लोग आक्रमण आए और थोड़े थोड़े मुट्ठी भर सैनिक लेकर के आए, जो ट्रेंड थे, कैमराइज थे, और बड़ी बड़ी सेना को हरा करके चले गए। ये है साहब कांशीराम का मार्ग, और उनका सपना था कि आपका इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो टेम्परेरी फिलहाल का तो सेफगार्ड भारत के संविधान का ये है, सुरक्षा का समाधान ये है, ये तो टेम्परेरी है कुछ समय के लिए, ये तो साधन है, और साध्य जो है वो है सामाजिक परिवर्तन। लेकिन सामाजिक परिवर्तन के लिए सत्ता का होना बहुत जरूरी है। बहुत सी मूल बातें आपके बीच में अभी और रखनी थी, लेकिन समय का अभाव है। फिर भी जाते जाते एक बात बता करके ब्रीफ करूंगा। कानून से सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है, ये भी तो सवाल है। क्यों साहब? सामाजिक परिवर्तन कानून से कैसे हो जाता है, कैसे सहयोगी होता है, ये भी तो सवाल है ना साहब कांशीराम के ऊपर। उन्होंने कहा कि पहले मुझको सत्ता चाहिए, बाद में मैं सामाजिक परिवर्तन करूंगा सत्ता के सहयोग से। कहा था इसे कैसे हो जाती है। कोई भी सामाजिक व्यवस्था पूर्व के कानून का प्रतिफल होती है। कैसे? एक कॉन्ट्राडिक्शन है, बाद में समझ लेना, अगर दिमाग में अलग कोई दूसरी बात आ जाए मैं बाद में आपको बता दूंगा कैसे। भारत देश के अंदर मनुस्मृति नाम का कानून था। वो कानून ये कहता था कि शूद्र समाज के पास ये अधिकार नहीं होंगे। मनुस्मृति क्या बोलता है कि ये अधिकार शूद्र समाज के पास नहीं होंगे, शिक्षा का, धन संचय का, ऐसा इन पे रोक लगाई जाती है। ऐसा कोई करता पाया गया तो राजा उसको दंडित करेगा। ये किसने कहा? मनुस्मृति नाम के कानून ने रोक लगाई। इसका मतलब मनुस्मृति के संविधान बनने से पहले इस देश में इस वर्ग के पास ये अधिकार थे, तभी तो रोक लगाई। क्यों सर? रोक बस रुक गई, इसका मतलब बस चली हुई थी, बस चल पड़ी, गाड़ी चल पड़ी, इसका मतलब रुकी हुई थी। रोक लगाई, इसका मतलब ये अधिकार थे। भारत देश का संविधान कहता है कि ये अधिकार इस वर्ग के पास भी होंगे। इसका मतलब भारत देश के संविधान से पहले ये अधिकार इस वर्ग के पास नहीं थे। ऐसे चल, ऐसे सत्ता चली। इसलिए मैं अपना पूरा घर बार छोड़ करके, ये हमारे मंत्री साहब तमाम लोग जानते हैं, मैंने सबसे पहले साहब कांशीराम की अस्थि को अपने हाथ में उठा करके, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कभी मुझसे बारे में सोचो कि अपने आप को प्रोजेक्ट करके गया जाए प्रकाश, सोचना 2, 4, 7 साल 10 साल। मैंने साहब कांशीराम की अस्थियों को अपने हाथ से उठाया निगम बोध घाट में। मैं उनकी अस्थियों का रात का केयर टेकर था दिल्ली के निगम बोध घाट में। 10 अक्टूबर को 9 में वो हुआ, 10 को बात बता। जब उनकी अस्थियाँ राख ठंडी हो गई, बहन जी ने कहा कि इनको मेरे कोठी पे लेकर के आना है, राख को, अस्थि को। मैंने वहीं पर, जब मुझसे लोग मांग रहे थे कि हमें थोड़ी सी अस्थि, थोड़ी सी राख दे दे भाई, तू लड़के तेरा क्या नाम है, मैंने कहा तुम करोगे क्या? बोले इनकी अस्थियों को हम घर में शीशे में सजा के रखेंगे और ये कहेंगे कोई बाहर से आएगा कि ये साहब कांशीराम की अस्थियाँ हमारे घर में रखी है। तब मैंने सोचा एक आदमी इतना बड़ा भी काम कर देता है कि उसकी राख के लिए लोग तरस जाते हैं। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।
धन्यवाद।